कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध की घोषणा हुई तो दोनों को एक चॉइस दी गई। एक तरफ थी नारायण सेना और दूसरे तरफ थे श्री कृष्ण। वो चाहे तो नारायण सेना को चुन सकते थे, वो चाहे तो श्री कृष्ण को चुन सकते थे। उस वक्त नारायण सेना जो थी अजेय मानी जाती थी। नारायण सेना को कोई हरा नहीं सका था। दुर्योधन ने यह सोचा कि क्योंकि उसे तो युद्ध लड़ना है और युद्ध लड़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है सेना, और अगर उसे ऐसी सेना मिल जाए जो अजेय है तो उसे तो कोई नहीं हरा सकता। तो इस वजह से दुर्योधन ने नारायण सेना को चुना। और वहीं दूसरी तरफ पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना। अब सवाल यह है कि पांडवों ने पूरी की पूरी सेना को छोड़कर श्री कृष्ण को ही क्यों चुना, जबकि श्री कृष्ण ने तो ये कसम भी खाई थी कि वो पूरे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। उसके बाद भी पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना। और डाउन द लाइन बाद में ऐसे कई स्टेटमेंट भी आए कई बड़े बड़े योद्धाओं की तरफ से कि पांडव महाभारत का वो युद्ध जीते तो सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि श्री कृष्ण उनकी तरफ थे। अब सवाल ये है कि जब श्री कृष्ण युद्ध के लिए हथियार भी नहीं उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो पांडव हैं पूरा महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण के दम पर कैसे जीत गए, उसकी वजह थी उनकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। श्री कृष्ण की जो चतुराई थी, श्री कृष्ण का जो बात करने का जो तरीका था, श्री कृष्ण का जो चीजें कन्वे करने का, चीजों को देखने का जो अप्रोच था, वो नारायण सेना को अजेय बनाता था। तो ये है वो इंटरपर्सनल स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल की ताकत जिसके दम पर बड़े बड़े युद्ध जीत लिए गए। और इसी टॉपिक पर हमारे सीजीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं राकेश चलरेजा। आज इस वाले वीडियो में हम लोग सीसेट में जो पिछले कुछ सालों में जो सीजीपीएससी पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उन पर जो है आप बच्चों से डिस्कस करने वाला हूं। हमारे एक सीसेट वाले एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज के अलावा भी एक सेक्शन है जिस पर सीजीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन जो है पूछे हैं। तो मैं चाहता था कि एग्जाम में जाने के पहले एक बार आपको इन सारे क्वेश्चन से भी वॉक थ्रू करवा देता हूँ। एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को ना मेरे साथ देख लीजिए। तो अगर आप एक बार देख लोगे ना तो आपको क्या है, एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा। और अगर आपको माइंडसेट तैयार हो जाएगा ना तो जब पेपर में बैठोगे तो अप्रोच कर पाओगे। कम से कम कुछ पढ़ने की अलग से नीड नहीं है, बस एक बार इन क्वेश्चंस को देख लो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैं एंड तक आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। आप आराम से रिलैक्स होकर पार्ट बाय पार्ट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मुझे उसको अप्रोच करते हुए देख लीजिए। एग्जाम में कल बैठोगे तो सीसेट में अगर कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। ये रहा पहला वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। Which of the following statement is not correct for the communication process? तो अगर मेरे को कम्युनिकेट करना है तो कौन सी चीज उसके लिए सही नहीं है। पहला कहता है यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक डायनेमिक प्रोसेस है। एकदम गतिशील है भाई। जब हम किसी चीज पर बात करते हैं तो वो धीरे धीरे जो बात है आगे की तरफ बढ़ती है, चीजें आगे की तरफ सरकती हैं, अटक थोड़ी जाती हैं। तो ये गतिशील प्रोसेस तो है। वो कह रहा है स्थैतिक प्रक्रिया है, स्टैटिक प्रोसेस है। स्टैटिक मैं नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जब हम बात करते हैं तो चीजें जो आगे की तरफ बढ़ती है, कम्युनिकेशन जो है स्टैटिक स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है ना। फिर अगला है कि भाई फीडबैक इज ओनली पॉसिबल इन टू वे कम्युनिकेशन। मतलब जब दो लोग बात कर रहे होंगे और जब दोनों तरफ से बातें हो रही होंगी तभी उसमें फीडबैक पॉसिबल है। एकदम करेक्ट बात है। मतलब जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और आप अभी कुछ भी नहीं बोल रहे, आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो, तो ये वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं आपस में, एक बोलता है कि भाई मूवी चलेंगे, दूसरा बोलता है कि नहीं हम लोग जो है ड्राइव पर चलेंगे, तो ये जो है टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। पॉइंट है समझ में। तो टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक पॉसिबल है, हाँ भाई पॉसिबल है। अगला है मैसेज इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी से भी अगर संप्रेषण करना है, अगर बातचीत करनी है, तो जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है, उसका एक हिस्सा होता है। करेक्ट बात है। अगर मेरे को किसी से बात कर रही है तो उसको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज तो डालता हूँ, तभी तो बात हो पाती है ना धीरे धीरे आगे, है ना। तो ये जो तीनों है, ये तीनों इसके हिस्से हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई कौन सा सही नहीं है, तो भाई ये वाला जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब था कि ये स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है, ये गतिशील प्रक्रिया है।
ठीक है, चलिए ये इस तरह का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जो आपके सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भाई संप्रेषण कौशल की कमी निम्नलिखित में से किसमें परिणत हो सकती है? अगर कम्युनिकेशन में लैक हुआ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, तो फिर इसमें से क्या हो सकता है? तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। पहला ऑप्शन है कंफ्यूजन हो सकता है, सही बात है। अगर आप किसी भी चीज को प्रॉपरली अगर सही तरीके से कन्वे नहीं करोगे सामने वाले को, तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। फिर कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, हाँ अगर बात क्लियर नहीं होगी, सामने वाला जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा, चीजों को जो है पर्दे के पीछे छुपाता रहेगा, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही आएगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, हाँ भाई अगर जो मान लो 2 लोग या 3 लोग अगर साथ में काम कर रहे हैं, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन का गैप हमेशा बना रहेगा, तो जो अपॉर्चुनिटीज जो और अच्छी हो सकती थी वो कभी मैच ही नहीं हो पाएंगी, है ना। तो मिक्स्ड अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है। तो ये तीनों ही हो सकते हैं, इस वजह से इसका जो मैं आंसर टिक करके आता वो मैं ऑल ऑफ द अबव टिक करके आता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो है प्रभावी कम्युनिकेशन करता है, प्रभावी संप्रेषण करता है, तो उसमें से कौन सी चीजें जो है शामिल होंगी? पहला है रिटन कम्युनिकेशन, हाँ एकदम सही बात है। अगर मैसेज भेजो या मेल करो तो कम्युनिकेशन जो है सामने को जो बात जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती है, एकदम सही बात है। कई कई लोग तो बाद में वो जो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं उनका स्क्रीनशॉट दिखा दिखा कर एविडेंस के रूप में यूज भी करते हैं, गलत बात है। चलिए अगला है एक्टिव लिसनिंग। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे मैं आपको कन्वे करूंगा, देखो कम्युनिकेशन के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप थोड़ा बहुत सुन लेते हो तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, और जब एग्जाम में बैठोगे तो परफॉर्म करके चले आओगे। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका आपको फायदा मिलेगा। तो हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग तो बहुत जरूरी है। अगला कहता है भाई कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हाँ भाई अगर मान लिया कि 2 लोगों के बीच में कोई विवाद है, अगर वो ढंग से बैठकर बात कर लेते हैं, थोड़ा कोई समझता है थोड़ा कोई समझता है, तो जो विवाद है उसका समाधान हो जाएगा ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व हो सकता है, करेक्ट बात है, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या टिक करके आता? मैं आंसर टिक करके आता ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। पता चला एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको आंसर करना होगा। आइए चलते हैं जल्दी से अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहता है वो? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहता है द की कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट इज। बोल रहे भाई कम्युनिकेशन का सबसे प्रमुख अंग क्या है? संदेश है। संदेश, हाँ एकदम करेक्ट बात है। मैं मैसेज भेजता हूँ तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाता है। संदेश भेजना कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का एक अंग है। उत्तर रिस्पांस देना, हाँ भाई अगर मैंने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, वो डबल टिक हो गया और फिर उसके बाद वो ब्लू भी हो गया, तो मेरे को ये लगता है कि सामने वाले से जवाब आना चाहिए। और अगर उसका जवाब नहीं आया तो बस अब वो ब्लॉक है, बस उसका बात खत्म है अब यहाँ पे। तो रिस्पांस भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक अंग है। माध्यम, माध्यम भी इंपॉर्टेंट है। माध्यम कहने का अर्थ है कि अगर आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो तो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं? कॉल लगा के कर रहे हो, मैसेज भेजकर कर रहे हो, घर में घुस जा रहे हो, ये जो माध्यम है ये भी तो उसका अंग है ना। तो आता है टेलीफोन। टेलीफोन उसका अंग इसलिए नहीं हो सकता कि जैसे इस वाली बात को समझो, जैसे मान लिया कि आपको ना भिलाई से दिल्ली जाना है ना। अगर आपको भिलाई से दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से जा सकते हो, तो ट्रेन एक माध्यम है। पॉइंट है समझ में? अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई फर्स्ट एसी या सेकंड एसी या जनरल की टिकट कराई तो वो टिकट माध्यम है। वैसे ही अगर आपको बात करनी है तो मैसेज में बात कर सकते हो या फोन लगाकर बात कर सकते हो। टेलीफोन माध्यम थोड़ी हुआ, वो तो कॉल लगाने का एक जरिया हुआ। पॉइंट है समझ में? तो टेलीफोन जो है उसका अंग नहीं होगा। कंफर्टेबल है आप लोग? लेकिन बाकी जो तीनों है वो उसके अंग होंगे। तो यहाँ पर जो मैं आंसर टिक करके आऊंगा वो टिक करके आऊंगा 1, 2 और 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में जिसको आपको जो है आंसर करके आना है। चलिए आइए अगला वाला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है? इसमें से जो क्या है वो बाधक नहीं है। अच्छा भाई, भावनात्मकता, इमोशनैलिटी, मतलब बोल रहा है कि भाई कौन सा वाली जो चीज है कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है। इमोशनैलिटी बैरियर है, मतलब जैसे अगर मान लिया कि आप किसी से अगर बात कर रहे हैं और बात करते करते सामने अगर इमोशनल हो जाता है फिर बात नहीं हो पाती है, चीजें वहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे मान लिया कि आपकी कोई फ्रेंड है, उसने कोई गलती करी, आप उस पर गुस्सा कर लिए, अब अगर उसके आंखों में आंसू आ गए तो उसका मतलब कि अब उसकी गलती के लिए वो गलत नहीं है, गलत आप हो क्योंकि आपने उस पर गुस्सा किया उसकी गलती के लिए। पॉइंट है समझ में? तो इमोशनैलिटी जो है वो बैरियर है। अगला है संक्षिप्तता, कॉन्शियसनेस, मतलब कहने का ये है कि भाई अगर आपने जो है बहुत ही ध्यान में रखकर चीजों को सामने वाले को कन्वे किया है
तो ये बहुत अच्छी बात होती है, और संक्षिप्त रूप में किया है तो और भी अच्छी बात होती है। तो कॉन्शियसनेस जो है, संक्षिप्तता जो है उसका बैरियर नहीं होगा। बाकी लिमिटेड शब्दावली या लिमिटेड वोकेबुलरी ये बैरियर होगा। अगर मान लो मेरे को आपसे बात करनी है और मेरे को पता ही नहीं कि इस चीज को मैं किस शब्द से आप तक कन्वे करूं, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो ये जो लिमिटेड शब्दावली वो बैरियर है। वरिष्ठों का भय मतलब होता ही है कि जब भी हम लोग अपने भैया से या अपने पापा से जब कम्युनिकेट करते हैं तो थोड़ा सा हम डरते हैं उनसे, तो सही से अपनी बात नहीं कर पाते हैं, ये भी एक बैरियर है। सूचना की अधिकता, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, किसी भी चीज का ओवरलोड जो है हमेशा खराब होता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, तो ये भी एक बैरियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है संक्षिप्तता। पॉइंट है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको, जिसको आपको हैंडल करना रहेगा। चलिए आइए थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथ में। जैसे ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इज, बोल रहा है कि भाई इसमें से कौन सी जो चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब कौन सी जो चीज है वो इंटरपर्सनल स्किल की परिभाषा को बताती है। इंटरपर्सनल स्किल होता क्या है? इंटरपर्सनल स्किल होता है जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं और उसे अपनी बात जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। तो ये आपने क्या किया, ये अपने सामने से कम्युनिकेट किया और अपनी बात उस तक कन्वे करी, तो ये होता है इंटरपर्सनल स्किल। जिसमें पहला कह रहा है एक व्यक्ति अपने विचारों को किस तरह से संप्रेषित करता है, कंसीडर कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने कार्य को किस प्रकार से संप्रेषित करता है, भाई कार्य को बताना इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों को किस प्रकार जो है अंत क्रिया करता है, हाँ ये एक हो सकता है कि भाई अपने जो सबऑर्डिनेट है, जो अपने अधीनस्थ है, उनसे वो कैसे कंसीडर कर रहा है, ये भी कंसीडर कर सकते हैं अपन लोग। एक संस्थान में एक व्यक्ति दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, देखो संबंधित इससे रिलेटेड नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये संबंध थोड़ी चल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ फर्क को समझो। फर्स्ट और थर्ड में जो है अपने विचारों को बताना है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। मतलब ये है कि मैं आया, अपनी बात बोला और मैं चला गया। मतलब जैसे जो कवि होता है वो स्टेज में आता है, अपनी कविता का पाठ करता है और चले जाता है, तो उसने अपनी कविता आपके सामने रखी, विचार अपने आपके सामने रखे कविता के माध्यम से, तो वो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो विचार रखना हुआ। तो ये भी एकदम एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, एक उसका हिस्सा हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है। लेकिन ये वाली जो चीज है इंटरेक्ट करना, मतलब ये जो चीज है भाई उनसे जो है मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, उन्हें अपनी बात कहना, उनकी बात सुनना, ये इसका आंसर होगा। मतलब ये जो इंटरपर्सनल स्किल है ये दरअसल इंटरेक्शन होती है। पॉइंट है समझ में? इंटरपर्सनल स्किल की डेफिनेशन क्या है, वो होती है इंटरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आंसर नंबर सी, कि आप सामने से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है मेरे पास। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है कि भाई an organization requires individuals with good interpersonal skill because, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो संस्था है, वो ऐसे इंसान चाहती है जिनकी इंटरेक्ट करने की जो स्किल होती है, जिनकी जो बातचीत करने का जो तरीका है वो अच्छा होता है। अब सवाल पूछ रहे कि क्यों चाहती है, तो कोई भी संस्था ऐसे इंसान को चाहेगी जिसका बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा। क्यों? पहला ऑप्शन है ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं, करेक्ट बात है। ये समस्या का समाधान खोजते हैं, करेक्ट बात है। ये अपने कार्य के प्रति धनात्मक प्रवृत्ति मतलब पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, करेक्ट बात है। तो इन सभी चीजों के कारण वो जो है उसे हायर करना चाहते हैं, वो जो है उसे अपनी संस्था का हिस्सा बनाना चाहते हैं। है समझ में? पॉइंट आया पकड़ में? तो कैसे आपको हैंडल करना और किस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। चलिए आइए चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल स्किल, बोले कि निम्नलिखित में से कौन से वाले भाग से जो इंटरपर्सनल स्किल है, मतलब जो इंटरेक्ट करने की जो क्षमता है, वो प्रभावित होगी। चलो पहला वाला ऑप्शन है मेरे पास एक्सपीरियंस। तो एक ऐसा इंसान है जिसको बात करने का ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग करने का या मान लो कि लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो ऑब्वियसली जब वो सामने आएगा और किसी से अपनी बात कहेगा तो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी ना। एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये इस पर इम्पैक्ट होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अगला है अपीयरेंस, मतलब कि रूप रंग। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे कोई जो है टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा है, कोई जो है शर्ट पहन के पढ़ा रहा है, मुद्दा ये कि वो पढ़ा क्या रहा है, समझ में? तो अपीयरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरपर्सनल स्किल के लिए जितना कि इंपॉर्टेंट वो कंटेंट है, ठीक है।
तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये उसका फैक्टर नहीं हो सकता। फैमिली कोड, पारिवारिक कोड, मतलब कहने का ये है कि जो इशारे होते हैं या जो कोड लैंग्वेज होती है वो अगर हम एक दूसरे को अगर फैमिलियर है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैं अभी जो है जो भाषा यूज कर रहा हूँ वो हिंदी और अंग्रेजी यूज कर रहा हूँ, है ना। यही अगर मैं चाइनीज यूज करूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो कंटेंट है ये किस भाषा में आप तक पहुंच रहा है, कौन से कोडेड लैंग्वेज अब तक आ रहा है, वो भी तो देखा जाएगा ना। तो हाँ, ये फैमिली कोड भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखो, अगर आप इस चीज को समझो, इंटरपर्सनल स्किल है ये। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है इंटरेक्ट करना। तो आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनसे मिलते हो, तो आप क्या करते हो, दोस्त तो बनाते हैं ना। तो जो दोस्त है, जो मित्र है, वो उसका एक हिस्सा है। तो मेरे हिसाब से हिस्सा कौन कौन है, एक्सपीरियंस है, फैमिली कोड है और फ्रेंड्स है। तो इसका मतलब कि 1, 3 और 4, मतलब इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बी और सी सेम प्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर है, तो अपन टाइपिंग एरर को माइंड नहीं करेंगे। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मतलब 1, 3 और 4। चलो चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपने पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में मेरे से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल स्किल में सम्मिलित है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो हिस्सा चीज है वो इंक्लूडेड है इंटरपर्सनल स्किल में, मतलब कि अंतरवैयक्तिक कौशल में। पहला ऑप्शन है व्यक्ति की प्रश्न का सही उत्तर देने की योग्यता। अच्छा भाई। दूसरा है व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता। अच्छा भाई। तीसरा है व्यक्ति का सही तरीके से अपना कार्य करना। चौथा है व्यक्ति के सम्मेलन में विचार प्रकट करना। मैंने आपको अभी भी समझाया था, इंटरपर्सनल स्किल जो होता है वो इंटरैक्शन होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये है इंटरैक्शन को बताता है कि हमने क्या किया, कम्युनिकेट किया इफेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पता चल रहा है कि कैसे हैंडल करने इन क्वेश्चंस को, आइडिया लग रहा है। चलो फटाक से चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये रहा अपने पास अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा उसमें क्या क्या शामिल है। अच्छा, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में शामिल है एक्टिव लिसनिंग। एकदम सही बात है, अगर आप किसी से सही तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो उसका सही तरीके से सुनना जरूरी है। दूसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बात किसी से कह रहे हैं तो बात जो है सही भी होनी चाहिए, जो मना है हवाबाजी नहीं करके आना है, तो ये भी उसका हिस्सा हो सकता है। अगला है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मतलब जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे सामने वाले को जो है वो बात समझ में भी आए। अगर सामने वाला हिंदी में कंफर्टेबल है और अगर आप फारसी बोलोगे तो उसको कैसे समझ में आएगा, है ना। अगला है फीडबैक रिस्पॉन्स, मतलब जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, तो सामने वाला उस चीज पर रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चारों हैं, ये चारों ही इसके लिए जरूरी हैं। किसके लिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटरेक्ट करना। तो इंटरेक्ट करने के लिए चारों ही जरूरी है, इसलिए इसका मैं आंसर जो टिक करके आ रहा हूँ वो टिक करके आ रहा हूँ 1, 2, 3 और 4। आइडिया मिला, ठीक है। आइए, ये आ गए हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है कि भाई इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूड्स एबिलिटी। तो बोल रहा है कि जो बातचीत करना जो होता है, इंटरेक्ट करना जो होता है, उसमें शामिल है खाली स्थान, ये ऑप्शन में से एक भरना है मुझे, ठीक है। एंड मैनेज द इमोशंस, motivations, behaviors of oneself and other during social interaction in a social interactive context। हिंदी मैंने लिखी हुई है, मैं इसको एक बार हिंदी में ट्रांसलेशन दे देता हूँ। वो कह रहा है कि भाई जो भी इंसान जो है इंटरपर्सनल स्किल्स होगी उसमें, जिसमें पारस्परिक कौशल होगा, में सामाजिक अंतर क्रियाओं के दौरान, यहाँ पर खाली स्थान है, सामाजिक अंतः क्रियात्मक संदर्भ में स्वयं की और दूसरे की भावनाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की क्षमता शामिल है। तो बोल रहे भाई इंटर कम्युनिकेशन स्किल में ऐसी कौन सी चीज इंक्लूडेड है जिसमें ये सारी चीजें कवर अप होती हैं। तो पहला है फील करना, रीड करना। शू करना का मतलब होता है कि उसको शू कर देना, मतलब उसको दड़ा देना, भगा देना। व्यू मतलब कि देखना। तो सही जवाब है कि आप किसी से भी बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो होता है नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञान जो आता है वो आता है रीड करने से, पढ़ने से। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा पढ़ना। ऐसे अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि
पारंपरिक कौशल का उद्देश्य, मतलब जो इंटरपर्सनल जो स्किल है इसका उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना है। एकदम सही बात है। अगर किसी इंसान को जो है बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करने आती है और अपनी बात सामने तक कन्वे करने आती है तो उसका कार्य कुशलता बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है एकदम। एवं खाली स्थान को अधिक मूल्यवान बनाना है। इनमें से किसको जो इन पारस्परिक कौशल है वो मूल्यवान बनाती है? नियोक्ता को, मतलब एम्प्लॉयर को, मतलब जो काम दे रहा है उसको, एम्प्लॉय को या कर्मचारी को, कस्टमर को या ग्राहक को, डॉक्टर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब जरा समझो, जो मुख्य कार्य है वो एम्प्लॉय का होगा। एम्प्लॉयर तो पैसे दे रहा है ना, और कस्टमर भी पैसे दे रहा है, तो जो सर्विस देनी है वो एम्प्लॉय को सर्विस देनी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कर्मचारी। आंसर है इसका कर्मचारी। पॉइंट आया समझ में? डॉक्टर को क्या करना है? डॉक्टर को दवाई लिख कर देनी है बस, उसको थोड़ी तुमको समझाते बैठना है। तुम समझे तो ठीक, नहीं तो दवाई के डोज खाते रहो, ठीक हो जाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है, Which of the following is not a part of interpersonal skill? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा जो होगा वो इंटरपर्सनल स्किल का हिस्सा नहीं होगा। अच्छा भाई, तो इंटरपर्सनल स्किल का मैंने आपको बताया कि भाई पारस्परिक कौशल होता है, मतलब जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें फीडबैक, हाँ भाई वो उसका हिस्सा है। सामने वाले से अगर आपने बात करी तो सामने वाले का रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। ट्रस्ट, हाँ भाई एकदम जरूरी है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उस पर आपका भरोसा भी होना चाहिए। अगला है एक्सपेक्टेशन, हाँ भाई उम्मीदें भी बनती है ना। अगर हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी जो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन बनने लगते हैं। वैल्यूज, उनकी बातों पर या जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको महत्व देना भी जरूरी होता है। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब है कठोरता। कठोरता जो है एक कम्युनिकेशन, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है उसका हिस्सा नहीं होता है। आपको फ्लेक्सिबल होना होता है। अगर सामने वाला कह रहा है कि उसे अभी पानी नहीं चाहिए तो तुम उसको पकड़ के एकदम डाल नहीं दोगे उसके मुंह में, सब्र रखोगे, अगर जब वो मांगेगा तब उसे दोगे ना। पॉइंट है। तो कठोरता नहीं रखनी है कि भाई मैं पानी लाया हूं तू पी, ऐसा नहीं करना है सामने वाले के साथ, ठीक है। अगला, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो मेरे साथ इत्मीनान से और देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन पर आपको क्या सोच रखनी चाहिए, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, वो समझ लो आराम से, ठीक है। तो लाओ जरा फटाक से देखते हैं। अ सक्सेसफुल टीम लीडर वांट्स देयर मेंबर टू बी डैश लिसनर। वो बोल रहा है कि जो भी टीम लीडर होता है वो चाहता है कि उसका जो टीम का जो मेंबर है वो कैसा हो। तो वो अप्रिशिएटिव, मतलब प्रशंसनात्मक हो, मतलब उसकी हमेशा तारीफ करता रहे, वो ऐसा चाहता है क्या। पैसिव, मतलब निष्क्रिय हो, मतलब एकदम ठला बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है जीवन में। एक्टिव, मतलब सक्रिय हो। अगर लीडर कुछ बोल रहा है तो वो चाहेगा कि उसका जो टीम मेंबर है वो उस बात को सुने और उस चीज को समझकर आगे जो है एक्शन ले, वो तभी तो वो टीम टीम कहलाएगी ना। तो उसका जो सही जवाब है वो है एक्टिव लिसनर होना चाहिए, सक्रिय श्रोता होना चाहिए, थकेला मरेला इंसान नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, गुड, शाबाश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या आ गया अगला वाला क्वेश्चन? द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर इज कॉल्ड। अब जैसे मान लिया आपने किसी को मैसेज भेजा, ठीक है, और उसने मैसेज लेने के बाद आपको रिप्लाई किया ओके, इसका मतलब कि उसने आपको क्या दिया? उसने आपको फीडबैक दिया, उसने आपको प्रति सूचना दी। पॉइंट है समझ में? तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोला भाई रिस्पॉन्स को आप क्या बोलोगे? रिस्पॉन्स को हम फीडबैक बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। आइए अगला वाला क्वेश्चन कहता है which of the following is an example of one way communication। बोल रहे कि यहाँ पे 4-5 ऑप्शन हमने दे दिए हैं, बताइए कि कौन सा वन वे कम्युनिकेशन। जैसे तुम और मैं जो कर रहे हैं ये वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूँ और तुम सिर्फ सुन रहे हो। लेकिन जब तुम अपने दोस्त से बात करते हो तो तुम्हारे दोस्त के साथ में टू वे कम्युनिकेशन चलता है। समझ में आ गया? वन वे और टू वे का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई टेलीविजन प्रोग्राम, टीवी पर अगर आप कोई सीरियल देख रहे हो, सामने वाली जो है मर रही है फिर जिंदा हो जा रही है, जिंदा हो रही है फिर मर जा रही है, फिर जिंदा हो जाए, तुम बोल रहे क्या हो रहा है इस वाले सीरियल में। तो ये तुम बोल रहे हो क्या हो रहा है सीरियल में, सुन थोड़ी रही है, ये वन वे कम्युनिकेशन चला। तो टेलीविजन प्रोग्राम जो है वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्लासरूम सिचुएशन, हाँ अभी तो हम लोग जो है मतलब एग्जैक्ट इन पर्सन कन्वे नहीं हो रहे ना, मतलब लेकिन क्लासरूम में अगर मान लो आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे बात कर रहा होता तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है ना। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब जब सम्मेलन वगैरह होते हैं, मीटिंग वगैरह होती है, तो हाँ भाई उसमें भी जो है दो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर है मीटिंग ऑन अ सब्जेक्ट, भाई किसी विषय पर बैठकर जो है चर्चा करना, तो सब कुछ जो है टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन ये जो टेलीविजन प्रोग्राम है ये वन वे कम्युनिकेशन। इसमें पूछा था भैया कौन सा एग्जांपल है वन वे का, तो मैं आंसर टिक करके आऊंगा ऑप्शन नंबर ए। आइडिया मिला? ठीक है, चलिए फटाक से चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ।
ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि आप राज्य के लोगों को सरकार के किसी कार्यक्रम के विषय में बताना या जागरूक करना चाहते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त संप्रेषण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब ये वो सवाल है जब आप जो है डिप्टी कलेक्टर या फिर किसी भी एक सरकारी पद पर, अच्छे सरकारी पद पर पहुंच जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप लोगों से इंटरेक्ट करें, उनको अपनी बात कहें, सीना है समझ में। तो उसमें आप कौन से माध्यम का प्रयोग करेंगे, तो हम जो है जन संप्रेषण मतलब कि मास कम्युनिकेशन करेंगे और इसके थ्रू जो है हम लोगों को सरकार की किसी विषय की जो जानकारी होगी उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे अगर आपने पंचायत अगर सीरियल देखा होगा तो पंचायत सीरियल में जो है जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है शायद, या तो सेकंड वाला पार्ट होता है, उसमें किसी एक में ऐसा सीन रहता है कि भाई अगले दिन जो है डीएम जो है वो गांव को विजिट करने के लिए आ रही होती है ना। तो अपना हीरो कहता है कि मैंने बोला था कि जो है लोगों से कांटेक्ट करने के लिए सोर्स बना लो, लेकिन कोई सोर्स नहीं रहता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है मंदिर का जो पोंगा होता है, मंदिर के पोंगे में जाकर अनाउंस करते हैं कि कल सुबह कोई भी जो है बाहर निकलकर हवाबाजी नहीं करेगा। याद आ रहा है? अगर आपने देखा होगा सीरियल तो बहुत बढ़िया सीरियल था, नहीं देखा होगा तो कल एग्जाम होगा उसके बाद देख लेना, बहुत जबरदस्त एपिसोड थे उसके। तो वो जो कर रहा था मंदिर का जो है माइक लेकर, जो हमारे सचिव जो है सबको जानकारी दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो जन संप्रेषण मतलब जो है मास कम्युनिकेशन कर रहे थे सचिव जी वहां पर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है, यह गैर मौखिक संप्रेषण के लिए मुख्य प्रयुक्त शारीरिक भाषा का अध्ययन है। बोल रहा है कि अगर आप जो है किसी से भी बॉडी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, ये जो कह रहा है शारीरिक भाषा मतलब वो क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है। तो अगर आप किसी बॉडी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो तो उसमें से कौन सी चीज जो है जरूरी है, क्या कहलाएगा वो, आपसे वो पूछ रहा है कि नया समझ में। अब ये तीनों आपको समझा देता हूँ वीडियो में, मतलब यहाँ क्लासरूम में यही चीजें है, मतलब यही फायदा है चीजों को अटेंड करने का कि उसके आसपास की चीजें पता चल जाती है। जैसे स्पर्श संप्रेषण, हैप्टिक्स, ये क्या होता है, तो आप किसी से ना टच करके उससे अपनी बात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है अगर आप किसी को मान लिया फॉर एग्जांपल कि आप सड़क पर जा रहे थे और आपने जो है किसी इंसान से जो है या किसी महिला से जो है बदतमीजी कर ली, उसने पलट के एक राह पर चढ़ दिया, तो उसने जो कान के नीचे जो है एक कैप्सूल लगाया है, वो कैप्सूल जो है एक शारीरिक या फिर बॉडी लैंग्वेज है। तो उससे हमको समझ में आ गया कि मैडम को जो हमारे जो कमेंट है वो अच्छे नहीं लगे थे, हमें वो नहीं करना चाहिए। पॉइंट है समझ में? तो ये हुआ उनका बॉडी लैंग्वेज, तो ये कहलाता है स्पर्श संप्रेषण। ये हुआ हैप्टिक्स, वो जो कैप्सूल उन्होंने लगाया वो होता है हैप्टिक्स, स्पर्श संप्रेषण। अगला है प्रोफेमिक्स। तो प्रोफेमिक्स क्या होता है कि जैसे हम लोग ना वो आया था, अभी क्या आया था यार, कोविड आया था, कोरोना आया था, है ना। तो जो कोविड आया था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें जो है हम लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बच रहे थे, लेकिन बातचीत जरूर कर रहे थे, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा था, लेकिन हम लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बच रहे थे। अलग अलग तरीके थे हमारे पास, कई लोग जो है मास्क लगाकर घूम रहे थे, कई लोग जो है वो बड़ा वाला ऐसे हेलमेट लगा रहे थे, बड़ा वाला इसमें पूरा कांच वाला, कई लोग जो है पूरे कांच के जो है मतलब कैबिन में ही बैठे हुए थे, बाहर नहीं आ रहे थे। बैंक वगैरह अगर आप कहीं गए होगे बीच में कोविड के टाइम पर तो वो कांच में ही रहते थे, बाहर ही नहीं आते थे, है ना। कई लोग जो है वो स्प्रे रखे हुए थे, कुछ भी अगर कम्युनिकेट हो तो छट छट छीट लेते थे हाथ में फटाफट, है ना। तो वो जो चल रहा था कोविड के दौरान, जो कम्युनिकेशन चल रहा था जिसमें एक दूसरे के संपर्क में आने से लोग बच रहे थे, उसे हम लोग कहते हैं प्रोफेमिक्स, मतलब कि ये दोनों का हिंदी इंग्लिश सेम ही है। ठीक है, अगला है गतिकी। गतिकी दरअसल क्या होता है, गतिकी दरअसल होता है कि जब हम ना बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान की अपनी एक तरह की बॉडी लैंग्वेज है। शाहरुख खान जिस तरीके से चीजों से लोगों से बात करते, कम्युनिकेट करते, उसका एक अपना तरीका है। तो शाहरुख खान की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है चीजों को कन्वे करने की, है ना। आपने कभी देखा हो शाहरुख खान हमेशा इस तरह से बात करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, इस तरीके से पेश आते हैं वो, तो उनकी वो बॉडी लैंग्वेज है। पॉइंट है समझ में? तो उसने पूछा है भैया कि गैर मौखिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त शारीरिक भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है। गतिकी कहलाता है, मतलब कि काइनेसिक्स कहलाता है। कंफर्टेबल है? तो काइनेसिक्स गतिकी कुछ और नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज ही होती है। चलिए आगे करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल का उदाहरण नहीं है। बोला कि इसमें से जो कौन सा होगा वो सॉफ्ट स्किल का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो पहला है एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट्स एंड कोवर्कर्स। ये तो अच्छी बात है ना कि आप अपने क्लाइंट की बात को समझ पाते हो, ये तो सॉफ्ट स्किल का हिस्सा है। लीडिंग अ टीम हो सकता है,
सोशल मीडिया मार्केटिंग ये नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है सॉफ्ट स्किल का जरिया कैसे होगा? कोई इंसान जो है डेली जो है एक पोस्टर बना रहा है और उसको जो है फेसबुक पे छाप रहा है, तो वो सॉफ्ट स्किल थोड़ी है। सॉफ्ट स्किल होता है लोगों से इंटरेक्ट करना। तो इन सभी ऑप्शन में जो इंटरेक्शन चल रहा है, सिर्फ इसमें इंटरेक्शन नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब होगा। पता चला? इस तरह के क्वेश्चन आपको हैंडल करने को मिलेंगे कल वाले एग्जाम में। अगला वाला क्वेश्चन कहता है, यह दूसरों को हमारे दृष्टिकोण को समझाने की योग्यता है। दिस इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप सामने वाले को जो है अपना नजरिया समझाते हो कि यार देख, मेरे को ये बात सही लग रही है, उसकी वजह क्या है, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, एप्टीट्यूड है, इंस्पिरेशन है, नन ऑफ दिस है। देखो, एप्टीट्यूड का मतलब होता है काबिलियत। आप अपनी काबिलियत से हिमालय पर चढ़ सकते हो, पॉइंट है समझ में। लेकिन आप अपनी काबिलियत से सामने को बात समझाने थोड़ी जाओगे, समझ रहे, समझे नहीं समझे मैं खुद कर लूंगा, ऐसा होता है। तो एप्टीट्यूड इसका जवाब नहीं होगा। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? इंस्पिरेशन मतलब जिसको देखकर, जिसके कामों को देखकर हम प्रेरित होते हैं। कि भगत सिंह जो है वो आज भी आज के जो युवा हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है, पॉइंट है समझ में। तो इंस्पिरेशन भी इसका जवाब नहीं होगा। इन्फ्लुएंस इसका जवाब होगा, प्रभाव इसका जवाब होगा। जैसे इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में जो है बहुत सारे जो है इन्फ्लुएंसर जो रील बना बनाकर जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको अपनी बात कन्वे करते हैं कि देखो मैं ऐसा घटिया काम मतलब इतना अच्छा काम करके जो है नाम और फेम कमा रहा हूं, तो तुम भी पढ़ाई लिखाई छोड़ो और ऐसे ही जो है अपना काम चालू करते रहो। चलो खैर जाने दो, आंसर होगा इसका प्रभाव इन्फ्लुएंस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है, यह आवश्यक घटक जो दूसरों के साथ अच्छी तरह संप्रेषण करने की विचार प्रक्रिया में एक सकारात्मक प्रवाह का परिणाम है। वो कह रहा है कि भाई इसमें कौन सा वाला जो घटक है जो कि बहुत जरूरी है कि भाई हम लोगों ने जो है एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव अप्रोच रखा है संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या जरूरी है? उसमें मांग करना जरूरी है, मतलब डिमांडिंग होना जरूरी है। दृढ़ता मतलब कि असर्टिवनेस होना जरूरी है। सूक्ष्म प्रबंधन मतलब कि माइक्रो मैनेजमेंट होना जरूरी है। अभिवृत्ति मतलब कि एटीट्यूड होना जरूरी है। आप चाहते हो कि एक पॉजिटिव फ्लो होना चाहिए कम्युनिकेशन का, तो उसके लिए मांग होना जरूरी थोड़ी है। मतलब समझो, चीजें जो है पॉजिटिव, तो कोई नेगेटिव वर्ड थोड़ी चुनोगे। मांग करना जो है वो इतना पॉजिटिव वर्ड नहीं है, पॉइंट है समझ में। मांग करना, किसी भी चीज को लेकर डिमांडिंग होना इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो वो इसका आंसर नहीं बन सकता। वैसे ही सूक्ष्म मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है? आप एकदम सामने वाले की ना टांग पकड़ के बैठे हुए हो, वो थोड़ा भी हिलता है आप टांग खींचना चालू कर देते हो। मतलब ये कि कोई भी इंसान जो है कंपनी में काम कर रहा है, वो 1 घंटा लेट जाता है घर, आप वो नहीं देखते हो, 5 मिनट देर आता है वो देखते रहते हो, तो ये हुआ माइक्रो मैनेजमेंट। तो ये भी अच्छा नहीं है ना। वैसे ही एटीट्यूड, एटीट्यूड तो भाई दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। जनरली इसे थोड़ा सा नेगेटिव ही समझा जाता है कि भाई बहुत एटीट्यूड है सामने वाले में, ऐसा तरह से इसको देखा जाता है। तो पॉजिटिव फ्लो के लिए क्या जरूरी है? पॉजिटिव फ्लो के लिए जरूरी है असर्टिवनेस, मतलब कि दृढ़ता। मतलब कि अगर आप सामने से अपनी बात कह रहे हो तो इतनी मजबूती से कहो, तो कॉन्फिडेंट से कहो कि सामने वाले को बात महसूस होनी चाहिए। है समझ में? तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आइडिया मिला? ठीक है, चलिए आइए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्वेश्चन को फटाक से। कह रहे किसी व्यक्ति की परिस्थिति को में स्वयं को कल्पना करने के द्वारा, अच्छा भाई, किसी व्यक्ति की परिस्थिति में स्वयं को कल्पना करने के द्वारा किसी भावनाओं को, अनुभवों को साझा करने की योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति मतलब कि सिंपैथी। सिंपैथी क्या होता है? जब आपको किसी के लिए बुरा लगता है तो उसे कहते हो कि हाँ यार तेरे साथ बुरा हुआ, तो आप उसको सिंपैथी दे रहे हो। पॉइंट है, ये होता है सहानुभूति। समानुभूति, इम्पैथी। इम्पैथी क्या होता है कि जब आप सामने वाले की परिस्थिति को समझते हो और खुद को उसकी जगह पर रख कर देखते हो कि उसको कैसा लग रहा होगा, ये होता है एम्पैथी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका कोई दोस्त है, उसके ना पेपर में कम नंबर आते हैं, तो वो बहुत दुखी है कि यार उसके पेपर में कम नंबर आए, लेकिन आप उसे कहते हो कि यार दुखी मत हो, ये होता रहता है, लाइफ का पार्ट है। तो आपसे पूछता है तू मेरे को ये कैसे समझा सकता है यार? तो वो आप उसको जवाब देते हो कि तेरे तो कम नंबर आए, मेरे तो 2 में बैक भी लग गया है। तो आप उसकी इस परिस्थिति को समझ पा रहे हो कि अगर उसे कम नंबर आए तो उसको कैसा लग रहा होगा, तो वो आप दे रहे हो उसको एम्पैथी मतलब कि रामानुभूति। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
ठीक है। बाकी ध्यान और श्रवण वो इसका हिस्सा नहीं है। मतलब सामने वाले को जो है अगर उसकी जगह को उसी जगह पर खुद को महसूस करके अगर उसे एहसास दिला रहे हो कि हाँ यार जो तेरे साथ हो रहा है वो बुरा हो रहा है और मैं तेरे दर्द को समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, वो होता है एम्फथाइज करना, समानुभूति देना। ठीक है, आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपने पास अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है। बोल रहे हैं इसमें से जो कौन सा है वो सोशल स्किल नहीं होगी। बिल्डिंग बॉन्ड, आप लोगों से मिलते हैं, कुंभ के मेले में जाओगे, बहुत सारे संत महात्मा मिलेंगे, बहुत सारे संत महात्माओं से मिलकर आओगे, उनका ज्ञान लेकर आओगे, उनसे बातचीत करके आओगे तो आपने बॉन्ड बनाया बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, है ना। अगला है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन भी वही कि भाई लोगों से कनेक्ट होना, तो ये भी एक सोशल स्किल होती है। कम्युनिकेशन, हाँ भाई आप सामने से लोगों से बातचीत करते हो, ये भी एक सोशल स्किल होती है। रचनात्मक सोच या फिर क्रिएटिव थिंकिंग, ये एक सोशल स्किल नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो जाके लोगों से अपनी क्रिएटिविटी शेयर ही करेंगे। अपने घर पर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कई लोग ऐसे टैलेंटेड होते भी है, उनके घर पे जाओ तो पता चलता है कि यार वो इतना कुछ भी करता है ना। तो सोशल स्किल होने के लिए जो उसकी क्रिएटिविटी है वो उसका हिस्सा नहीं है, बाकी ये सारे सोशल स्किल के हिस्से हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। पता चला कैसे इन क्वेश्चन को हैंडल करके आना है, आइडिया मिल रहा है बच्चों को, शाबाश, गुड। आइए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहता है जो भी कहा जा रहा है उसे सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना और याद रखना, ये सब करके जो सर्वोत्तम प्रकार का श्रवण है उसे क्या कहते हैं। अच्छा भाई, जो भी इन सारी बातों को सुनकर समझकर प्रतिक्रिया दे रहा है उसको आप एक्टिव कहोगे, मतलब कि एक्टिव लिसनिंग कहोगे, निष्क्रिय या फिर पैसिव तो नहीं कहोगे ना। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम सीधा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हैंडल हो सकता था। पता चला आपको कैसे आपको हैंडल करना है। तो ये रहे कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन, जो मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसको आपको डील करने हैं। तो कल आपका एग्जाम है, ज्यादा लोड मत लेना, आराम से जितना भी आपने पढ़ाई की है अच्छे से रिलैक्स होकर बहुत ठंडे दिमाग से कल परफॉर्म करके आना। सीजीपीएससी नॉलेज टीम की तरफ से, सीजीपीएससी नॉलेज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया एकदम परफॉर्मेंस देनी है और कोई लोड नहीं लेना है, आगे बहुत भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, कल बस दिन को अपने को एंजॉय करके आना है। ठीक है, आपसे आगे इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी। अपने जो प्यार है, जो आभार है, वो कमेंट सेक्शन पर और लाइक वाले बटन पर और थोड़ा बहुत शेयर और सब्सक्राइब करके दिखाते रहिएगा। जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओके।